हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श शीरा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे गिफ्ट के बारे में या दान के बारे में। दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 में बताया गया है कि आप अपनी संपत्ति का दान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें दो चीज़ें हैं। आप अपनी किसी भी तरह की संपत्ति का दान कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। इमूवेबल संपत्ति जो कि मेनली आप कह सकते हैं कि मूव की जा सकती है, और इमूवेबल संपत्ति मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति जिसको मूव नहीं किया जा सकता, जिसके अंतर्गत आपकी ज़मीनें आ सकती हैं, आपके घर आ सकते हैं, मकान आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसके प्रोविजन कहाँ पर दिए गए हैं और किस किस तरह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत आप अपनी संपत्ति का अंतरण या ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों मेनली 5 तरह के अंतरण बताए गए हैं या ट्रांसफर बताए गए हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत। दोस्तों, पहला होता है सेल या बेचना। डायरेक्टली आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके, बेच करके अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है दोस्तों मॉर्टगेज। मॉर्टगेज या जिसको आप कह सकते हैं गिरवी रखना। गिरवी रखना का मतलब ये होता है कि उसमें कई तरह के प्रकार बताए गए हैं कि आप अपनी संपत्ति को बैंक में गिरवी रख सकते हैं या किसी व्यक्ति के पास गिरवी रख सकते हैं। तो इसे जनरल लैंग्वेज में मॉर्टगेज कहा जाता है। नेक्स्ट होता है लीज। लीज मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप उसको ओनरशिप देते हो। जैसे 5 साल का समय हो सकता है दोस्तों, 10 साल का समय हो सकता है। जब ऐसी संपत्ति का आप अंतरण कर देते हो तो उस समय उसके वो फिजिकल पोजेशन में आ जाता है और वो उसका यूज कर सकता है। चौथा होता है दोस्तों एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपको चेंज कर लिया संपत्ति को, एक संपत्ति के बदले दूसरी संपत्ति ले ली, या फिर थोड़ी संपत्ति ले ली, थोड़ा पैसा ले लिया, लेकिन मेनली ये होता है कि संपत्ति के बदले संपत्ति ट्रांसफर की जाती है। नेक्स्ट जो चीज होती है गिफ्ट। दोस्तों गिफ्ट जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो गिफ्ट का जो अंतरण होता है या ट्रांसफर होता है वो कैसे होगा, क्या क्या की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है गिफ्ट के ट्रांसफर के लिए, और किन कंडीशन को आप सेटिस्फाई करेंगे तो ही आप अपनी संपत्ति को दान कर सकते हैं या गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, हम आगे बात करेंगे। दोस्तों पहली बात यह कि जो ट्रांसफर होता है या दान होता है वो दान करने वाले के जीवन काल के समय ही होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो ट्रांसफर बताया गया है वो दान करने वाले के जीवन काल के समय का बताया गया है, मतलब उसके जीवित रहने पे ही वो ट्रांसफर होता है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके बाद वो ट्रांसफर हो रहा है तो इसे फिर टेस्टामेंट्री ट्रांसफर कहा जाता है, जिसे आप लोग विल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, वसीयत के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये जो वसीयत होता है दोस्तों ये अलग एक्ट से गवर्न होता है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न नहीं होगा। इसलिए हम यहां पर केवल बात करेंगे कि वो ट्रांसफर जो कि जीवित अवस्था में होता है। ट्रांसफरर या डोनर या जिसको आप कह सकते हैं दानदाता, उसका जीवित होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम धारा 122 के बारे में। धारा 122 क्या कहती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैसे गिफ्ट को डिफाइन करती है। अब इसमें दोनों तरह की संपत्तियां शामिल होती हैं जो क्लियरली बताया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। संपत्ति अंतरण अधिनियम आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। एक लिविंग पर्सन ट्रांसफर करेगा, दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करेगा। दोस्तों दान जो होता है हमेशा स्वेच्छा से होता है और विदाउट किसी कंसिडरेशन या कि किसी अमाउंट के होता है। हाँ दोस्तों, ये सेकंड रिक्वायर्ड कंडीशन है जो सेक्शन 122 संपत्ति अंतरण अधिनियम में बताई गई है कि आप जो भी दान कर रहे हैं वो विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके लिए आप ना किसी तरह का पैसा ले सकते हैं, ना ही आप किसी तरह के दबाव में कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि जो ट्रांसफर करता है उसे क्या कहा जाएगा। जो अपनी संपत्ति दान कर रहा है उसे दानदाता कहा जाता है, और जो संपत्ति एक्सेप्ट करता है, जो ट्रांसफररी जिसको भी कहा जाता है इंग्लिश भाषा में, या जिसको डोनी कहा जाता है, उसको कहा जाएगा दान ग्रहीता, या जो दान को ग्रहण करता है। सेक्शन 122 के अंतर्गत जो भी ट्रांसफर होते हैं वो ग्रेटिटुअस होते हैं। ग्रेटिटुअस का मतलब होता है कि लव एंड अफेक्शन के कारण आपने इस तरह का ट्रांसफर किया है, आपने उनसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया। अगर आप पैसा ले रहे हैं तो वो सेल की कैटेगरी में चला जाएगा, या उसके बदले आप उसको मॉर्टगेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अलग अलग कैटेगरीज में आपको 5 बता चुका हूं, उनमें किसी में भी चला जाएगा, या संपत्ति एक्सचेंज कर रहे हैं तो उनमें चला जाएगा। लेकिन अगर आप बिना पैसे के कर रहे हैं तो फिर वो दान की कैटेगरी में आएगा। अब दोस्तों इसमें एक और समझने वाली बात है कि ये इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टी इसके लिए हो सकता है। आपको मैं आने वाले वीडियोस में भी इसके बारे में बताऊंगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और इन दोनों चीज़ों को गिफ्ट करने के लिए आपको क्या क्या एसेंशियल कंडीशन
फॉलो करनी होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं डोनर के बारे में। दोस्तों ये डोनर कौन होता है? जो दान कर रहा है अपनी संपत्ति को, दानदाता जिसको आप बोलते हैं, इसकी क्या क्या एसेंशियल कंडीशन होना चाहिए कि उसके पास क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए या क्या योग्यताएं होना चाहिए जिसके कारण वो दान कर सकता है। सबसे पहले कि वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब है दोस्तों कि वो किसी तरह से पागल नहीं होना चाहिए या माइनर नहीं होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। इसका मतलब है उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए कि वो भारतीय नियमों या कॉन्ट्रैक्ट या संविदा अधिनियम के अंतर्गत संविदा करने के लिए एक परफेक्ट व्यक्ति हो। भारतीय संविदा अधिनियम आप पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं देखने के लिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों तो पहली चीज मैंने बता दिया आपको कि वो बच्चा नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, दूसरा कि पागल नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद और एक चीज आपको सामने आती है कि क्या एक कंपनी है या एक सोसाइटी है, एक फर्म है, क्या वो भी अपनी संपत्ति को दान कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, वो भी अपनी संपत्ति को दान कर सकते हैं क्योंकि वो एक जुरिस्टिक पर्सन है, न्यायिक व्यक्ति उनको कहा जाता है। क्योंकि कंपनी के अगेंस्ट में मान लीजिए आप केस करना चाहते हैं तो आप उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। उसी तरह से आप इनके द्वारा दी हुई संपत्ति को दान में भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पागल है या माइनर है, उसके द्वारा किसी तरह का दान कर दिया गया है तो उसके द्वारा किया गया इस तरह के दान को शून्य माना जाता है। दोस्तों लॉ के अंतर्गत साथ साथ दोस्तों कि जो व्यक्ति दान दे रहा है उसके अंदर दान देने की कैपेसिटी होना चाहिए। कैपेसिटी का मतलब है दोस्तों कि अगर वो दान दे रहा है आपको तो वो संपत्ति उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। मान लीजिए कोई संपत्ति उसको मिलने वाली है या फ्यूचर में मिल जाएगी, तो अगर ऐसी संपत्ति है तो वो उस संपत्ति को दान नहीं कर सकता है। जो प्रॉपर्टी के एक्चुअल राइट्स उसके पास अवेलेबल हैं वही संपत्ति को दान कर सकता है। ये रही दोस्तों डोनर के बारे में बात या दानदाता के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि डोनी के बारे में बात कि जो दान ले रहा है तो उसके पास क्या एसेंशियल कंडीशन होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए तभी वो दान ले सकता है। पहली चीज मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये पर्सन जो भी दान दे रहा है इसको कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसका मतलब है एक पागल है, एक माइनर है, वो भी दान ले सकता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसका कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। उसके बिहाफ में कोई और एक्सेप्ट कर सकता है। मान लीजिए माइनर है तो उसके गार्जियन या पेरेंट्स है वो एक्सेप्ट करेंगे, पागल है तो उसके कंडीशन में भी कोई ना कोई उसका गार्जियन या होगा वो एक्सेप्ट कर सकता है। दोस्तों इसके बारे हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन, कंपनी और फर्म्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंस्टीट्यूशन, कंपनी और जो फर्म्स है वो भी दान कर सकती हैं, उसी तरह ये भी दान को ले सकती हैं। जैसे ये दान दे सकती हैं वैसे ही ये दान ले सकती है। अब एक बात करते हैं दोस्तों कि जनरल पब्लिक को दान नहीं किया जाता है। दोस्तों जनरल पब्लिक मतलब कि मैंने दोस्तों दान कर दी है पब्लिक के लिए, ऐसा कभी नहीं होता है। आप देखिए बड़े बड़े ट्रस्ट बना दिए जाते हैं, उन ट्रस्टों में कुछ व्यक्ति होते हैं, उनके नाम पे दान की जाती है संपत्ति, मंदिर के लिए दान की जाती है, मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए दान की जाती है संपत्ति। तो उस ट्रस्ट के हवाले वो संपत्ति दान की जाती है और वो उस ट्रस्ट उस पर मंदिर बनवा के या कुछ भी करता है या उस मंदिर को चलाता है, मस्जिद को चलाता है, गुरुद्वारे को चलाता है। क्योंकि अगर आप जनरल पब्लिक के लिए कोई भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये कानून की नजरों में शून्य होता है। दोस्तों ये रही जानकारी आज दान के बारे में। दान के बारे में हमने देखा 122 संपत्ति अंतरण अधिनियम आपको क्या बताता है दान के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों हमने बात करी कि जो दान दाता है वो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए, इसके अलावा जो दान लेता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए। दोस्तों आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे कि दान करने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एसेंशियल कंडीशंस वहाँ पर नहीं है तो वो दान नहीं हो पाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर इस टॉपिक के बारे में आप हमसे बात करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।